अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। पंजाब में तहरीक इंसाफ का सफाया होने वाला है और पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा और इदारों ने तमाम असेसमेंट लगा लिए हैं। 2 रोज़ में जो वाक़यात पेश आए उनका तरतीब के साथ एक हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। अगरचे इसमें कुछ चीज़ आगे पीछे भी हो सकती है, यानी तरतीब बिगड़ भी सकती है। पहली बात तो आप ये नोट कीजिए कि पीटीआई का हकीकी एजेंडा फ़ौज में ऊपर से लेकर नीचे तक वाज़ेह हो गया और पहली मरतबा हालिया अरसे में फ़ौज इस बारे में यकसू हो गई है। इससे पहले हमारे पास ये इतलात थी और सब लोगों के पास ये इतलात थी कि फ़ौज में किसी न किसी हद तक निचली सतह पर ख़ास तौर पर एक डिसएग्रीमेंट पाया जाता है कि पीटीआई के बारे में क्या रवैया होना चाहिए। लेकिन 2 रोज़ में जो वाक़यात पेश आए हैं उसने इमरान खान का चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। 2 वाक़यात में छोटे छोटे अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये, कल जब ये इस्लामाबाद रवाना हो रहा था, जब इसे गिरफ़्तार किया गया वहाँ दोपहर के बाद, तो रवानगी से पहले उसने एक बयान दिया था कि मुझे गिरफ़्तारी का ख़दशा है और आपने ये करना। पूरी तकरीर उसने करने के बाद डर्टी हैरी का जिक्र भी बार बार किया। आखिर में उसने 2 कलमात कहे जो बड़े माने खेज थे। उसने कहा कि हो सकता है कि मेरी गिरफ़्तारी की सूरत में अवाम इतनी बड़ी तादाद में ना निकलें जितना कि हम समझते हैं कि निकलना चाहिए, लेकिन इस पर हुकूमत को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग निकलेंगे पाकिस्तान में श्रीलंका जहाँ आकर एक कट लग गया। उस वीडियो में जो मैंने सुनी और जो नेट पर मौजूद है, वो कट क्यों लग गया पता नहीं। वो जिसने ये वीडियो नशर की उसने वो फ़िक्रा जानबूझकर काट दिया। लेकिन इसमें आप 2 चीज़ें देखिए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अंदाज़ा था कि पब्लिक सपोर्ट उसे नहीं है। दूसरी बात जो उसने की, दरअसल उसने अपना प्लान ओपन किया था और प्लान ये था कि श्रीलंका नहीं, पख्तूनख्वा सूबे को बांग्लादेश बनाना है, और ये प्लान अब पूरी तरह वाज़ेह हो गया है। और दूसरी जो उसका एक पैगाम उसके एक वकील के ज़रिए आज दोपहर को नशर किया गया, उसमें ये कहा गया कि अवाम डटे रहें और मार्शल लॉ लगे या कोई और लॉ लगे, आपने सड़कों से नहीं हटना है। इमरान खान का ये जो पैगाम है इसने एजेंडा वाज़ेह कर दिया, यानी जो इनका ओरिजिनल प्लान था। अब उसके दूसरे शवाहद भी बेशुमार मिल गए हैं। तय ये हुआ था कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो इस सिलसिले में पहले से ड्यूटियां लगा दी गई थी, और ये बात तय हुई थी। जो मालूम हुई है वो ये है कि हर जगह जहाँ जहाँ फ़ौज की छावनियाँ मौजूद हैं, लोगों के जुलूस निकलेंगे, लेकिन वो शहर के किसी और जगह पर, किसी और मुकाम पर मुजाहरा नहीं करेंगे, बल्कि सीधा कैंट का रुख करेंगे। ये बात भी मालूम हो गई। इसके बारे में बहुत सारी गवाहियाँ आ गई। और लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला करके जिस तरह उसे तबाह किया गया और उसे आग लगाई गई, उसका भी मनसूबा, जिस तरह के पीटीआई की शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने तसव्वुर दिया कि वहाँ कुछ और शरपसंद घुस गए थे, हम तो पुरअमन मुज़ाहरा करना चाहते थे, उसकी सारी कली जो थी वो खुल गई है उन ऑडियो क्लिप से जो कि लीक हुए हैं और जो कि ज़ाहिर एजेंसियों ने ही रिकॉर्ड किए। तो उनमें हर एक चीज़ तय हो गई। मसलन एक ऑडियो में ये बात खुलेआम बताई गई बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कि तय हुआ है कि हम कोर कमांडर हाउस जाएंगे और उसे आग लगाएंगे। और इस मंसूबे में जो शरीक थे, शरीक जुर्म थे, शरीक मनसूबा बंदी थे, उनमें सरफ़हरिस्त यास्मीन राशिद और वो एक बदनाम गुंडा एजाज चौधरी और उसका बेटा, और एक खातून है उसका कालगर है, कोई नौजवान सी खातून है, वो खातून शामिल थी। इसके अलावा जमशेद इकबाल चीमा और इमरान रियाज नेटवर्क के 2 नौजवान टेररिस्ट, ये 6 अफराद इस मंसूबे के मास्टरमाइंड थे। इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। हाँ, हसन नियाज़ी जो इससे पहले भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रह चुका है, जिसने हस्पताल में बिजली बंद करके वहाँ 2-3 मरीज़ों को इसने कत्ल किया था। इस कातिल हसन नियाज़ी का नाम भी इसमें क्लियर है, और वो मौके पर दहशतगर्दी के लिए लोगों को उकसाता हुआ देखा गया और उसकी वीडियो भी मौजूद है। तो इसके बाद फिर जब ये हमला हो गया तो फिर एजाज चौधरी ने अपने अली एजाज चौधरी, वो भी एक नामी गिरामी गुंडा है, अगर ये उसकी उम्र छोटी है, तो इस गुंडे बाप ने गुंडे बेटे को अज़हार मुसर्रत करते हुए बताया कि किस तरह हमने
कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजा दी है, उससे गमले से लेकर फ्रिज तक कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हर एक चीज़ तबाह कर दी है। और फिर वो वीडियोज़ भी आपने देखी कि कोर कमांडर हाउस को लूटा जा रहा है, उसमें मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के नौजवान भी शामिल हैं और उसमें एलीट क्लास की नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं। और एक ही बात वो दोनों कह रही हैं कि हमने ये सामान लूटा है इसलिए कि ये हमारे टैक्सेस का पैसा है, ये हमारी मिल्कियत है, इसलिए हमने ये सामान लूटा है। मतलब ये कि पीटीआई की जहनीत ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी की है। ये सब चोर हैं जो इस पार्टी में इकट्ठे हो गए, चाहे उसका ताल्लुक एलीट क्लास से हो, चाहे वो गरीब क्लास से हो। मकसद इनकी जो सोच है वो चोरी, डकैती और क्राइम की है। जो वाक़यात हुए उनके दो पहलू हैं। जो दूसरा पहलू है वो मैं पहले बता दूं कि पंजाब और सिंध में पीटीआई का सारा एहतजाज ठुस हो गया है। पंजाब और सिंध में, सिंध का तो खैर मैं बात ही नहीं करता, वहाँ तो पीटीआई का वजूद ही नहीं है। सिंध के जो दारुल हुकूमत है कराची, उसमें पीटीआई का बड़ा दावा था कि हमें बड़ी अवामी सपोर्ट हासिल हुई है। हालांकि अभी 2 रोज़ पहले ज़मीनी इंतखाबात हुए बल्दियाती, तो जीतने वाला उम्मीदवार वोट ले रहा है 5,500, दूसरे नंबर पर आने वाला वोट ले रहा है 3,500 या 4,000, और पीटीआई को उम्मीदवार वहाँ से वोट ले रहा है 250-300। तो ये तो उनके अवामी मकबूलियत का हाल है। तो सिंध में तो साफ़ है पीटीआई मौजूद ही नहीं है। कराची की हद तक कल इनके जुलूस में 150-200 लोग थे और आज इनके जुलूस में मजमूई तौर पर 4 दर्जन के करीब, 4-5 दर्जन के करीब थे, यानी 50-60, और उनमें औरतें ज़्यादा थी। तो उनको पुलिस ने भगा दिया। वो करते क्या है कि आते हैं और सड़क पर टायर जलाकर फेंक देते हैं, पुलिस शेलिंग करती है, वो भाग जाते हैं। ये आँख मुचौली का सिलसिला। लेकिन कराची वालों ने देख लिया कि 50-60 दूसरे दिन एहतजाज के, इनके एहतजाज के दूसरे दिन 50-60 से ज़्यादा लोग इनके पास इकट्ठे नहीं हो सके। पंजाब में पहले दिन ज़्यादा मुजाहरे हुए, यानी मुल्तान में हुआ, सियालकोट में हुआ, गुजरांवाला में हुआ, लाहौर में कई मुकामात पर हुए, बहावलपुर में, डेरा गाजी खान में, मियाँ वाली में, सरगोदा में, इन बड़े शहरों में हर जगह मुजाहरे हुए। लेकिन किसी भी जगह मुजाहरीन की तादाद 200 से 250 से ज़्यादा नहीं थी, सिवाय कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले मॉब के, जो लिबर्टी से चला था, तो उस वक्त उनकी तादाद 60-70 थी। और जब वो कोर कमांडर हाउस पर अटैक करने में कामयाब हो गया तो उस वक्त उनकी तादाद 500 से ज़्यादा थी। ये पंजाब में पीटीआई का सबसे बड़ा मुजाहरा था जिसमें 500 से ज़्यादा लोग शरीक हुए। इसी तरह पिंडी में भी ये चंद दर्जन से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सके। हाँ, ये जो दूसरा पहलू है वायलेंस का, तो ज़ाहिर है उसका ताल्लुक जो है वो अवामी हमायत से नहीं है। वो तो एक गैंग किसी भी जगह, किसी भी शहर में, आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद हैदराबाद में कुछ 25-30 के करीब दहशतगर्द नमूदार हुए जीपों पर, और उन्होंने शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में फायरिंग की और 300 आदमी उनमें मारा गया था। बहुत बड़ा वाक़या था ये दहशतगर्दी का, बहुत बड़ा वाक़या। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा था? ज़ाहिर है वो बंदूक बरदार थे। तो इसी तरह ये जो लाहौर में जो और पिंडी में इस 2 संगीन तरीन वाक़यात हुए जो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे संगीन वाक़यात में शामिल हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। GSQ पर हमला और कोर कमांडर हाउस पर हमला। तो GSQ पर जो हमला था उसमें 3 दर्जन से ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे। और ये हिकमत अमली क्या थी ये मैं अर्ज़ करता हूँ। ISPR के बयान ने वाज़े कर दिया है, उस बात की तस्दीक कर दी है जो मैंने कल अर्ज़ की थी। इसके अलावा पंजाब में इस तरह का और कोई वाक़या नहीं हुआ। सरगोदा में, मियाँ वाली में फ़ौज के अड्डों के बाहर फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी छावनियाँ या फ़ौजी जो भी कह लीजिए, वहाँ उनके बाहर गेट पर मुजाहरे हुए हैं। हमला नहीं हुआ है। हमला सिर्फ 2 जगह पर हुआ है, एक GSQ में और एक लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर। बाकी जगह हमला नहीं हुआ। सरगोदा में उन्होंने यादगार को तोड़ा फोड़ा, तस्वीरें शोधा की खुर्स दी, और एक जहाज़ को, जो जहाज़ की डमी को, जो MM आलम के का जहाज़ था, उसका मेरे ख्याल में ढांचा था, और उस ढांचे को फिर उन्होंने अंदर से भर के वो एक डमी सिंबल के तौर पर लगाया हुआ था, उसको नज़र आतिश किया। इसके अलावा हमले का कोई वाक़या नहीं हुआ। तो लाहौर में जो तीसरा संगीन वाक़या हुआ वो ये था, मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जो था वो जला दिया गया। ये वही मॉब था जो कोर कमांडर हाउस पर हमला करके लौटा था, और इनकी तादाद उस वक्त 300-400 के करीब थी और पुलिस मौजूद नहीं थी।
अच्छा, अब फ़ौज ने जब ये मॉब पहुंचा है तो फ़ौज वहाँ से हट गई और उन्होंने कोई दिफा नहीं किया। तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि फ़ौज जानती थी कि अगर जवाब दिया तो बंदे मरेंगे और बंदे मरेंगे तो मामला ख़राब हो सकता है। ख़ास तौर पर दुनिया में इसका जो पाकिस्तान का तस्वुर है वो ख़राब होगा, इमेज डैमेज होगा, कोई शोर भी मचेगा। तो आज ISPR के बयान में ये वाज़ह कर दिया गया कि हमने दानिशमंदाना तहम्मुल से काम लिया और मामले को बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन ISPR ने आगे चलकर जो बात की है वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक एक आदमी का चेहरा जो है वो शनाख्त कर लिया गया जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, और अब ये लोग नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। और उसमें ये जो फैसला कुन बात की गई है वो ये है कि ये सब कुछ पार्टी की शर पसंद क़यादत की तरफ से किया गया। तो नाज़रीन, अब इस फितने को कुचल देने का वक्त आ गया। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो संगीन तरीन वाक़यात हुए हैं वो पेशावर में हुए हैं, और अब ख़तरा है कि वो इस्लामाबाद में होंगे। इस्लामाबाद में लोग नहीं निकले, इनका साथ नहीं दिया। कल इस्लामाबाद और पिंडी में जितने भी हंगामे हुए हैं, और 4-5 मकामात पर किसी भी मुकाम पर 50 से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये बात रिकॉर्ड पर है, एजेंसियों के, इदारों के, पुलिस के, गवर्नमेंट के और साफ़ियों को भी पता है कि 4-5 मकामात पर दोनों शहरों में गुंडागर्दी हुई है और उनमें 50 से ज़्यादा लोग नहीं थे। और इनकी अक्सरियत इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों की नहीं थी, बल्कि ये 18 से 20 साल तक के, 18 से 30 साल की उम्र तक के अफ़गानी थे। अब अफ़गानी होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो TTP के लोग भी हो सकते हैं, वो TTP से हटकर अफ़गान मुहाजिरीन भी हो सकते हैं, जो भी है। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में जो लोग शरीक थे 500 के करीब, उनमें से 80 की शनाख्त हुई है कि वो अफ़गानी थे। अच्छा, अब ज़्यादा संगीन मसले पेशावर में हुए, जहाँ इन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को नज़र आतश कर दिया। अंदाज़ा कीजिए कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर, ये वही 2014 वाले मसले का रिप्ले है, थोड़ा सा एडवांस है। उस वक्त एक गुंडे आरिफ उल्वी ने PTV पर कब्ज़ा किया था। अगर पाकिस्तान में कोई इंसाफ की हुकूमत उस वक्त होती, बाद में फ़ौज में बाजवा फैज़ की तरह के लोग ना होते, तो आरिफ उल्वी को फांसी दी जाती TV पर हमला और कब्ज़ा करने के जुर्म में, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इस जुर्म की यही सज़ा है। लेकिन उस बदबख्त शैतान को फांसी देने के बजाय वो मुल्क को सदर बना दिया इन बाजवा और फैज़ ने। तो अब ये रेडियो पाकिस्तान पर हमला उससे ज़्यादा संगीन वाक़यात इसलिए है कि उसमें तो सिर्फ कब्ज़ा किया गया था, इसमें इसको नज़र आतिश कर दिया गया। और मॉब जो था, तकरीबन 300-400 का मॉब था। TV रिपोर्ट तो तकरीबन तमाम चैनल ये बता रहे हैं कि 300-400 का मॉब था। उसने इमारत के अंदर घुसकर पहले अमले को मारा, पीटा और बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने सारा रिकॉर्ड ज़ाया किया रेडियो पाकिस्तान का, फिर इमारत को आग लगा दी। दूसरा वाक़या इन्हीं दहशत गर्दों ने पेशावर की मवेशी मंडी में किया और 150 बकरों को ज़िंदा जला दिया। नाज़रीन, ये बहुत दुख की और दर्दनाक बात है कि बेज़ुबान जानवर 150 की तादाद में ज़िंदा जला दिए गए, और क्या उनकी आह इनको नहीं लगेगी? लेकिन इसमें हैरत की बात इसलिए नहीं है कि ये तो पार्टी है इंसानों और जानवरों को ज़िंदा जलाने वाली। ये जो काली जादूगरनी है, इमरान की बीवी या ख़ाबर मलिका की बीवी, पता नहीं दोनों की बीवी है या किसी एक की बीवी है, मुझे नहीं पता। लेकिन उस काली जादूगरनी के हुक्म पर बनी गाला में हज़ारों मन मुर्गियाँ ज़िंदा जलाई गई। और कल जो लाहौर में वाक़या हुआ, एक कारों के शोरूम को भी आग लगाई गई, उसमें एक शख्स को इन्होंने ज़िंदा जला दिया, और इससे पहले भी ये लोगों को ज़िंदा जला चुके हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले या 8 साल पहले, पेशावर के बच्चों के स्कूल में हमला करके 250 के करीब बच्चे ज़िंदा कत्ल कर दिए थे और उनको ज़िंदा जला दिया था। ये वो वहशी टोला है। तो अब वहशी टोले ने अचानक अपना जो चोला इस तरह अपने चेहरे से नकाब उतार फेंका है, तो एक लिहाज से ये अच्छी बात होगी कि अब इस नासूर का ऑपरेशन करना आसान हो गया। नाज़रीन, ये बिल्कुल वही वारदात है जैसे किसी इमारत में, बैंक में, हवाई जहाज़ में जो दहशतगर्द हैं, हाईजैकर हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं, वो आम मुसाफिरों के लिबास में बिल्कुल पहचानने में नहीं आते कि वो कौन लोग हैं। वो बैठे होते हैं, और जब उनके ऑपरेशन का वक्त आता है तो वो एकदम अपने चेहरों पर नकाब चढ़ाते हैं और बंदूकें निकाल लेते हैं, और फिर सबको पता चल जाता है कि जिनको हम अपने जैसा मुसाफिर समझ रहे थे, ये तो हाईजैकर हैं।
تو پی ٹی آئی نے اب تک ایک چولا پہنے رکھا اور عمران خان یہ روز بکا کرتا تھا کہ ہمارے کسی جلوس میں کسی مظاہرے میں گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ تو 2 روز میں انہوں نے کیا کچھ نہیں توڑا، انہوں نے اسلام آباد کو آنے والی جو موٹر وے ہے اس کے جو فلائی اوور تھے، پل تھے، وہ نظر آتش کر دیے، اور بالا حصار میں انہوں نے بے تحاشا فائرنگ کی ہے، لوگوں کو زخمی کیا ہے، کچھ مرے بھی ہیں۔ آج رات اسلام آباد میں سنگین واقعات ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا وہ اعلامیہ سن لیا ہوگا کہ آج رات پختونخوا سے 1 لاکھ افراد اسلام آباد پر حملہ کریں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے، یہ ان کے اعلامیے کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب 1 لاکھ کا تو خیر بہت مبالغہ ہے، لیکن جو انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں وہ یہ ہیں کہ 5 سے 6 ہزار تک دہشت گرد آج رات اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 قافلے جن کی مجموعی تعداد کو تقریباً 1,500 بنتی ہے، ایک قافلے کی قیادت وہ مشہور گنڈا اسد کیسر کر رہا ہے، اور دوسرے قافلے کی وہ اسلام آباد کے یعنی باہر پہنچ گیا ہے، اور دوسرے قافلے کی قیادت اس سے بھی بڑا گنڈا شہرجار افریدی کر رہا ہے۔ وہ قافلہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو تب تک اسلام آباد کے باہر جو کشمیر ہائی وے ہے اس پر پہنچ چکا ہوگا۔ وہاں پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، اور فوج نے یہ طے کیا ہے، حکومت نے یہ طے کیا ہے، سب نے یہ طے کیا ہے کہ ان قافلوں کو، جن کی متوقع تعداد جو ہے وہ 4، 5 سے 6 ہزار تک کے درمیان ہو سکتی ہے، اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ ان میں سینکڑوں دہشت گرد ٹی ٹی پی کے ہیں، سینکڑوں، یعنی 400-500 بھی اگر لگا لیں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد یہ اسلام آباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو اسلام آباد کا کیا حشر کریں گے یہ؟ ظاہر یہ ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو اس طرح پولیس کی لاٹھی اور شیلنگ سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ کسی جگہ گھس کر کسی عمارت کو آگ لگا دیں گے، کسی جگہ گھس کر کسی عمارت کو آگ لگا دیں گے۔ قبضہ تو خیر یہ کیا کر سکیں گے، لیکن شہر کو یہ آگ اور خون میں نہلا سکتے ہیں، بلکہ اب وہ اسی ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو طے یہ ہوا ہے کہ انہیں کشمیر ہائی وے سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس کام کے لیے قوت صرف کرنا پڑے گی۔ تو یہ آج کی رات جو ہے یہ اسلام آباد کے لیے خوفناک رات ثابت ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہے کہ ان کا سارا وہ جو پول ہے وہ کھل چکا ہے، ریاستی ادارے پوری طرح کلیئر ہو چکے ہیں۔ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ان دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے مزید سہولت کاری نہیں کرنی۔ جو دہشت گردوں کا سہولت کار ہے وہ خود بھی دہشت گرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے کچھ جج حضرات نے عمران خان کی ہر دہشت گردی کو ڈیفینڈ کیا ہے، اسے پروٹیکشن دی ہے، اسے شیلٹر دیا ہے، لیکن اب فضا بدل رہی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی خبر یہ آج سن لی ہوگی کہ پہلے تو اسلام آباد کے 2 یوتھی ججوں نے عمران خان ٹہریان کا جو ناجائز باپ ہے، اصل میں لوگ کہتے ہیں بیٹی ناجائز ہے، بیٹا ناجائز ہے، اس بیٹے کے کیا قصور ہے؟ ناجائز اس کا باپ ہوتا ہے۔ تو ٹہریان کے ناجائز باپ عمران خان کے خلاف جو درخواست نااہلی کی دائر ہوئی تھی، اسے انہوں نے 2 یوتھیوں نے ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن فوراً ہی بعد ہائی کورٹ کی حکام کی طرف سے، یعنی ہائی کورٹ کی کمانڈ کی طرف سے یہ خبر آ گئی کہ یہ ان 2 کی انفرادی رائے ہے، نیا بینچ بنے گا۔ تو یہ ایک بدلتی ہوئی، یعنی کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بھی یہ پیغام رسانی کر دی گئی ہے کہ آپ کی طرف سے اب عمران خان جو پاکستان میں چوٹی کا دہشت گرد ہے، چوٹی کا کرپٹ اور چوٹی کے بدکار ہونے کے علاوہ یہ چوٹی کا دہشت گرد بھی ہے، اس کی اور اس ٹولے کی مزید سہولت کاری پاکستان کے مفاد میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ان تک میسج پہنچ گیا ہے۔ اور میں نے ناظرین پرسوں کے ولاگ میں ایک بات کی تھی کہ اب یہ ہتھوڑا گروپ عمران خان کو نہیں بچا سکے گا اور عمران خان گرفتار ہو کر رہے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ کل آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں نے عمران خان کو ایک مرتبہ رہا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ تو اب مسئلہ میں پھر سم اپ کرتا ہوں اس مسئلے کو کہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان، ان تینوں صوبوں میں پی ٹی آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 دن کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے۔ اور وہ یہ فوج کی پالیسی تھی، جو جیسا کہ ہم پہلے بھی کل بھی اس پر تبادلہ خیال کر چکے ہیں کہ فوج کی پالیسی یہ تھی کہ وہ لاشیں ان کو نہیں دینا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے تحمل
کا مظاہرہ کیا، لیکن اب جو ٹارگیٹڈ کارروائی ہونے والی ہے اس میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پنجاب میں یہ سارے دہشت گرد پکڑے جائیں گے، اور صوبہ پختونخوا میں اگرچہ یہ تھوڑا سا کام ٹف ہوگا کیونکہ وہاں ان دہشت گردوں کی جڑیں کافی ہیں اور ان کو عوامی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ ایک اضافی ڈیولپمنٹ اس ساری 2 دن کے واقعات سے یہ ہوئی ہے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر یا پارٹی کی مقبولیت کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ تہ ہوتی ہے جو ہارڈ کور حامی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا اگر عمران خان کی جو پی ٹی آئی کے حامی ہارڈ کور، وہ اس طرح کے ہارڈ کور کسی اور جماعت میں نہیں ہے۔ اگر عمران خان آج پریس کانفرنس کر دے کہ میں اللہ میاں ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ورکرز نے فوراً مان لینا ہے کہ ہاں نعوذ باللہ یہ اللہ میاں ہی ہے، اور اس کو سجدے کرنے شروع کر دینے۔ لیکن اس کے بعد دوسری طے ہوتی ہے جو کم سٹانچ ہوتی ہے لیکن ان کی بھی کمٹمنٹ خاصی گہری ہوتی ہے، اور تیسری طے وہ ہوتی ہے جو فلوٹنگ ہوتی ہے، جو واقعات سے متاثر ہو کر کسی لیڈر کی عارضی حامی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عمران خان نے ڈرامہ کیا ایک سائفر کا، تو اس سائفر کے ڈرامے کی وجہ سے پنجاب میں ایک طبقہ عمران خان کا حامی ہو گیا۔ وہ جب سائفر کا ڈرامہ بے نقاب ہوا تو وہ تہ جو تھی وہ تحلیل ہونے لگی۔ لیکن یہ جو 2 روز کے واقعات ہوئے ہیں انہوں نے اس تہ کا جو فلوٹنگ فیور ہوتی ہے کسی لیڈر کے لیے بالکل صفایا کر دیا، بھاپ بنا کر اڑا دیا۔ اب یہ 3 صوبوں میں پی ٹی آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا عوامی مظاہرے نہیں ہوں گے، اور وہ عوامی مظاہرے نہیں ہوئے، جتھے نکلے، اور ان جتھوں کی تعداد تحریک لبیک کے جتھوں سے بہت چھوٹی تھی اور بہت کم تھی۔ تحریک لبیک کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے، وہ صرف 11% پنجاب میں ووٹ بینک رکھتی ہے، صرف 11% ووٹ بینک بہرحال گنا جاتا ہے، لیکن وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس کو آپ عوامی پارٹی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عوامی پارٹی ہونے کے لیے کم سے کم 25، اس کے بعد 30، پھر 40، یہ 50% تک تو پاکستان میں کبھی کوئی لیڈر پہنچا نہیں میرے خیال میں بھٹو صاحب کے سوا۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی لیڈر آئے، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، ان کی حمایت 30-35 سے 40-42% کے درمیان ہنگ کرتی رہی ہے۔ اور اب جو تحریک لبیک ہے اس کی حمایت 11% ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو عوامی پارٹی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی جتھا بندی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کی جتھا بندی کی قوت بہت ہے، انہوں نے 2 مرتبہ پورے پنجاب کو جام کیا، بلکہ 3 مرتبہ کیا، اور بہت ساری لاشیں بھی گرائیں اور ان کی لاشیں گریں۔ لیکن انہوں نے لبیک والوں نے وہ کام نہیں کیا کہ چھاؤنی پر حملہ کر دیا، کور کمانڈر پر حملہ کر دیا، فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا، یہاں تک کہ کینٹ کے علاقے سے کل کی بات ہے جب رینجرز اور فوجیوں کے ٹرک گزر رہے تھے اپنی روٹین کے، وہ اس کی پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں گزر رہے تھے، وہاں کینٹ کا ایریا ہے، وہاں ان کی نقل و حرکت جاری رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ۔ وہ جب ٹرک گزرے تو ان لوگوں نے انہیں پتھر مارے اور ڈنڈے مارے اور گالیاں دیں اور نعرے لگائے کہ ہم فوج سے نجات حاصل کر کے رہیں گے۔ تو اب ان سے نجات حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے ان گنڈوں اور دہشت گردوں کے خلاف، اور اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ فوج نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس کے پاس کچھ شواہد ایسے آئے ہیں کہ بذات خود عمران خان کے کچھ غیر ملکی ایجنسیوں سے رابطے ہیں۔ اب یہ اپنے عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ 2-3 دن کا شور و غوغا، اور جس میں عوامی اجتماعات تو نہیں تھے لیکن جتھا بندیاں تھیں، اور جتھا بندیوں نے سڑکیں بلاک کی، رانا سنالوں کے گھر کا گھیراؤ کیا، پھر وہاں سے جب مسلم لیگی آئے تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور سیالکوٹ میں کچھ غنڈہ گردی کی، اور گجرانوالہ میں کچھ غنڈہ گردی کی، کچھ غنڈہ گردی اسی طرح کی ملتان کی، لیکن کہیں بھی یہ عوامی اجتماع نہیں کر سکے پورے پنجاب اور کراچی میں اور بلوچستان میں۔ پشاور میں ان کا اجتماع اچھا تھا جو کل ہوا، اور جو آج ہوا، آج تو اجتماع نہیں ہوا، آج تو انہوں نے جتھا بند ہو کر سرکاری عمارتوں کو اور موٹر وے کی تنصیبات کو نظر آتش کیا ہے، جو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ تو آج رات دعا کریں کہ اسلام آباد میں خیر خیریت سے گزرے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔